नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नागेश गहलोत स्वागत करता हूं आपका। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। और जैसा कि आपको विदित है, 15 प्रश्न हमने कल वाले वीडियो में हल कर लिए थे। आज के वीडियो में बाकी बचे 15 प्रश्नों का अध्ययन हम करेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक प्रक्रिया क्लासिकल कंडीशन पर आधारित है? अब प्रश्न में क्या दिया गया है? क्लासिकल कंडीशन यानी परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत पूछा है। कौन सा पद है वो इसमें संबंधित है? नैदानिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है। टोकन इकोनॉमी होगा, टू चेयर टेक्निक होगी, या फिर स्थानांतरण होगा, या फिर व्यवस्थित सुग्राहीकरण। तो देखिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है? टोकन इकोनॉमी की बात करें तो ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी यानी पुनर्बलन के सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। पुनर्बलन के अंतर्गत ये जो है प्रस्तुत किया जाता है। कौन? टोकन इकोनॉमी। ये किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? टोकन इकोनॉमी, पुनर्बलन के सिद्धांत। और पुनर्बलन का सिद्धांत दिया किसने है? एक तो क्लार्क एल हल ने प्रस्तुत किया है और एक स्किनर ने सर्वाधिक पुनर्बलन पर महत्व दिया है। तो टोकन इकोनॉमी किससे संबंधित होगा? टोकन इकोनॉमी होगा हमारे रीइंफोर्समेंट की थ्योरी से। दूसरा है टू चेयर टेक्निक। टू चेयर टेक्निक क्या होता है कि ये गेस्टाल्टवादी जितने भी हैं, हमारे वर्दीमर, कोहलर, कॉफका, कुर्ट लेविन, इनसे संबंधित अगर आ जाए तो वो गेस्टाल्ट से संबंधित होगा टू चेयर तकनीक। परंतु क्लासिकल कंडीशनिंग यानी व्यवहारवाद की बात हो रही है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंतर्गत जो पद आता है उसको हम कहते हैं व्यवस्थित विसुग्राहीकरण। व्यवस्थित विसुग्राहीकरण इसके अंतर्गत नाम देते हैं। तो देखिए हमने क्या क्या समझा। टोकन इकोनॉमी शब्द आ जाए तो ये किससे? रीइंफोर्समेंट की थ्योरी यानी पुनर्बलन से प्रभावित है। जबकि टू चेयर टेक्निक किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारे गेस्टाल्टवादियों से। जबकि व्यवहारवादियों से क्या संबंधित है? यानी व्यवहारवाद के अंतर्गत भी क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, पावलाव, एवान पेट्रोविच पावलाव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने अपने सिद्धांत को, आपको पता हो तो पावलाव को कंडीशनिंग का जनक भी कह सकते हैं हम। तो व्यवस्थित विसुग्राहीकरण शब्द का प्रयोग किसने? क्लासिकल कंडीशनिंग यानी परंपरागत अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत इवान पेट्रोविच पावलाव ने किया है। तो अपने प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यवस्थित विसुग्राहीकरण। अगला प्रश्न आपके सामने है। कौन सा गुणसूत्र यह निर्धारित करने के लिए उत्तरदायित्व होता है कि बच्चा नर पैदा होता है? तो देखिएगा, क्या वाई गुणसूत्र होता है, सी गुणसूत्र होगा, एल गुणसूत्र होगा, या फिर एक्स गुणसूत्र होगा? तो बच्चा नर पैदा, नर मतलब पुरुष, नर मतलब पुरुष, और मादा होता तो यहाँ पर स्त्री की बात हो रही। तो बच्चा नर पैदा होगा, इसके लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होगा? तो हम पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए साथियों, एक होता है जाइगोट, जिसके द्वारा ही मतलब शरीर रचना होती है। शरीर रचना होती है मतलब एक मानव का जन्म होता है। जाइगोट के मिलन से मानव का जन्म होता है। जाइगोट में एक तो पितृकोश होता है, एक मातृकोश होता है। पितृकोश होता है जिसको स्पर्म के नाम से जानते हैं। पितृकोश में स्पर्म रहता है, मातृकोश में क्या रहता है? ओवम रहता है। इन दोनों में अगर हम बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र तो पितृकोश में होते हैं, प्लस 23 जोड़ी गुणसूत्र किस में होते हैं? मातृकोश में होते हैं। बराबर कितने हो गए? 46 गुणसूत्र दोनों में मिलकर होते हैं। 23 जोड़ी तो पितृ गुणसूत्र में पाए जाते हैं यानी स्पर्म के अंतर्गत, और जो हम बात कर रहे थे ओवम यानी मातृकोश में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन दोनों से 23 जोड़ी मिलने से ही 46 गुणसूत्र होते हैं, और 46 गुणसूत्र से ही किसी व्यक्ति का जन्म होता है। यदि मातृकोश से 23वां जोड़ा, देखिए सबसे पहले ये भी समझना होगा, पितृकोश में जो जोड़े होते हैं 22-22 तो दोनों में समान होते हैं। 22-22 जोड़े दोनों में समान होते हैं, मतलब x होते हैं, x होंगे। परंतु पितृकोश में जो 23वां जोड़ा होगा वो y गुणसूत्र का होगा, और मातृकोश में जो 23वां जोड़ा होगा वो कौन सा? x होगा। तो यदि हम पूरी प्रक्रिया को समझे तो यदि 23वां जोड़ा माता का तो x ही होगा, क्योंकि माता में 23 जोड़े कैसे होते हैं? x होते हैं। परंतु पितृकोश में एक जो जोड़ा होता है वो y होता है, मतलब इसमें तो x गुणसूत्र होंगे, x गुणसूत्र होंगे, परंतु पितृकोश में 22 तो x होंगे और 23वां जोड़ा क्या होगा? y होगा। यदि यदि हम बात करें ये 22वें जोड़े से ही मिला, मातृकोश का एक्सवा 22वें जोड़े तक मिला तो पुत्री होने की संभावना रहती है। परंतु ये गोल गुणसूत्र अगर मात्र के एक्स गुणसूत्र से वाई गुणसूत्र का मिलन हुआ तो किसकी संभावना बढ़ जाती है? बच्चे यानी
पुरुष के पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है, बालक पैदा होगा। और यदि XX गुणसूत्र मिलेंगे तो किसकी संभावना बढ़ जाती है, ये बालिका के जन्म की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अगर नर पैदा हो रहा है यानी पुरुष पैदा होगा तो उसके लिए कौन सा Y गुणसूत्र जिम्मेदार होगा। ये आपको पूरी प्रक्रिया मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। कौन सा जाइगोट एक शरीर रचना से संबंधित कौन सा होता है, मनुष्य का निर्माण जाइगोट के द्वारा होता है। जाइगोट एक तो पितृकोश में यानी स्पर्म में और एक मातृ कोश में यानी ओवम में बटा होता है। इन दोनों के यदि साहचर्य से कौन सा 22 गुणसूत्र तो समान होते हैं, परंतु 23वां जोड़ा माता में X होता है और पिता में Y गुणसूत्र होता है। यदि Y गुणसूत्र का मिलन X से होता है तभी क्या पैदा होता है, बालक के पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, Y गुणसूत्र उत्तरदायी होता है किसके लिए, बच्चे के पैदा के यानी बालक के, और बालिका के लिए X से मिलन हो जाएगा तो वो बालिका पैदा होगी। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी बच्चे को पढ़ने और लिखने के अलावा किसी अन्य कार्य की कोई समस्या नहीं है तो उसे किससे निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, एक बालक है जिसको केवल पढ़ने और लिखने से संबंधित समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है, वो हष्टपुष्ट है बालक, परंतु केवल क्या है उसको पढ़ने और लिखने से के अलावा और कोई समस्या नहीं। तो वो किस बालक के अंतर्गत आता है, क्या उसे अधिगम विकार कहेंगे यानी लर्निंग डिसऑर्डर कहेंगे, या फिर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर यानी संचार विकार, मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक मंदता का श्रेणी का शिकार होगा, या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता का शिकार होगा। तो देखिएगा साथियों, अगर बच्चे को केवल पढ़ने लिखने की समस्या है और बाकी कोई समस्या नहीं है तो वो आता है अधिगम विकार के अंतर्गत, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी कहेंगे उसको या फिर लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे कि हमारा डिसकैलकुलिया हुआ, डिसलेक्सिया हुआ, डिस्ग्राफिया हुआ, अफेजिया हुआ, इस प्रकार की बीमारियों से यदि बच्चा ग्रसित है तो वो लर्निंग डिसेबल के अंतर्गत आता है, लर्निंग डिसऑर्डर कहा जाएगा उसको। अधिगम विकार से संबंधित समस्या होगी उसको, न तो संचार विकार होगा न मानसिक मंदता होगी। मानसिक मंदता MR बच्चे कैसे होते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे कैसे होते हैं, जो बिल्कुल ही बुद्धि से हीन होते हैं, परंतु बच्चे को केवल पढ़ने लिखने से संबंधित समस्या आ रही है तो वो किससे संबंधित होगा, वो अधिगम विकार से संबंधित होगा। मानसिक मंदता नहीं होगी और ना ही उसके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी। तो अधिगम विकार से संबंधित समस्या यहाँ पर बालक को हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्चा एक ऐसी वस्तु को खोज करता है, एक बच्चा क्या कर रहा है, एक ऐसी वस्तु की खोज कर रहा है जहाँ वे पहले इसे दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बाद भी पाते हैं। मतलब एक बच्चा ऐसी वस्तु की खोज करता है कि वो पहले वो वस्तु जहाँ देखी थी वो वस्तु वैसी की वैसी वहाँ पर भी है। तो यह दृष्टिकोण रिक्त स्थान से संबंधित सीमाओं के कारण देखा जाता है। किसके अंतर्गत, क्या वो अनुलग्नक यानी अटैचमेंट के कारण देखता है, स्वार्थ यानी इगोसेंट्रिज्म के कारण देखता है, संरक्षण यानी कंजर्वेशन के कारण देखता है, या फिर वस्तु स्थायित्व या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस के कारण देखता है। तो देखिएगा साथियों, ये वस्तु स्थायित्व शब्द यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और वस्तु स्थायित्व अपने पद में प्रयोग किया किसने है, तो ये होगा पियाजे से। पियाजे से संबंधित यहाँ पर सही 60 आंसर हो जाएगा हमारा। वस्तु स्थायित्व के कारण वो बच्चा क्या करता है, एक चीज़ पहले उसने देखी है तो वो दूसरी चीज़ भी वहीं पर देखेगा तो उसके मन में वस्तु स्थायित्व की भावना हो जाएगी विकसित। तो ये पियाजे की पहली जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत बच्चा इस अवस्था में रहता है। सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत बच्चा इस अवस्था में कार्य करता है, बच्चा इस अवस्था में कार्य करता है। तो वस्तु स्थायित्व की भावना अगर व्यक्ति के बच्चे के मन में है तो वो किस प्रकार से वस्तु स्थायित्व यानी पियाजे के जो पहली संज्ञानात्मक अवस्था की पहली अवस्था है उसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व मतलब कौन सी चीज़ कहाँ है और कौन सी चीज़ कहाँ उपस्थित होनी चाहिए, ये इसका विचार वस्तु स्थायित्व कहलाता है। और वो कहाँ कौन सी अवस्था होती है, पियाजे की पहली अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर उसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जाना जा सकता है। तो पहली अवस्था में ही बच्चा वस्तु स्थायित्व की भावना सीख जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु स्थायित्व सही आंसर हो जाएगा। अगला है शैशवावस्था से मानव विकास का एक मनोलैंगिक सिद्धांत किसने विकसित किया। ये बहुत ही सरल प्रश्न है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत आ जाए या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आ जाए, ये किसने प्रस्तुत किया साथियों, तो ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो है वो कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हमारा सीधा सा आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्या है, शैशवावस्था से मानव विकास का एक मनोलैंगिक सिद्धांत। तो मनोलैंगिक सिद्धांत की अगर कहीं पर भी बात आ जाए तो वो सिगमंड फ्रायड आंसर होगा। अब फ्रायड ने मतलब
अपने सिद्धांत के अंतर्गत 5 प्रकार के नियम बताए हैं। अपना मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो है इसमें 5 अवस्थाएं बताई हैं फ्रायड ने। तो आज हम पढ़ते हैं फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो फ्रायड ने सबसे पहले तो जो काम शक्ति होती है बच्चे के अंतर्गत, यानी उसके अंतर्गत जो काम की प्रवृत्ति पाई जाती है छोटे बच्चे में, उसको किसकी अवधारणा दी है? तो लिबिडो कहा है फ्रायड ने। उस अवधारणा को क्या कहा है? लिबिडो। जो काम शक्ति होती है बच्चे में उसको लिबिडो कहा है फ्रायड ने। अगर हम बात करें तो मनोलैंगिक विकास की निम्न 5 अवस्थाएं होती है फ्रायड की। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी? तो मुख्य अवस्था यानी ओरल स्टेज, इसमें जन्म से 18 माह तक बच्चा रहता है। जन्म से 18 माह तक, जन्म से अगर हम बात करें जन्म से 18 माह तक कौन सी अवस्था? पहली अवस्था के अंतर्गत रहता है बच्चा। दूसरा जो रहेगा, ये कौन सी अवस्था होगी? मुख्य अवस्था, यानी ये कामुकता की प्रथम अवस्था होती है। इसमें काम शक्ति किसमें निहित होती है? उसके मुख में निहित होती है। यानी जन्म से 18 माह तक बच्चा किस अवस्था में रहता है? फ्रायड की मुख्य अवस्था, उसको पहली अवस्था भी बोला जा सकता है। तो ये पहली अवस्था हो गई। अब दूसरी अवस्था की अगर हम बात करें तो दूसरी अवस्था होती है गुदी अवस्था। मतलब ये 18 माह से जो बच्चा रहता है वो 3 वर्ष तक गुदी अवस्था के अंतर्गत रहता है। एनल स्टेज के नाम से भी जाना जा सकता है। तो फ्रायड की पहली अवस्था तो कौन सी हो गई? मुख्य अवस्था यानी ओरल स्टेज, ये जन्म से 18 माह तक रहती है। जबकि गुदी अवस्था, दूसरी अवस्था की बात करें हम, दूसरी अवस्था, तो ये 18 माह से 3 वर्ष तक चलती रहती है। इसमें मुख से हटकर कहाँ काम शक्ति कहाँ केंद्रित हो जाती है? तो उसके गुदा क्षेत्र में वो काम शक्ति केंद्रित हो जाती है। अगला है लैंगिक अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी है फ्रायड की? लैंगिक अवस्था, जिसको हम क्या कह सकते हैं? लैंगिक अवस्था की फैलिक स्टेज कह सकते हैं। पहली तो ओरल स्टेज यानी मुख्य अवस्था, दूसरी गुदी अवस्था यानी एनल स्टेज, और तीसरी जो अवस्था होती है उसकी लैंगिक अवस्था यानी फैलिक स्टेज, जिसको हम 3 से 5 वर्ष तक सम्मिलित कर सकते हैं। 3 से 5 वर्ष तक का बच्चा जो होता है वो लैंगिक अवस्था के अंतर्गत रहता है। इसमें काम शक्ति का केंद्र बिंदु जो होता है वो जननेंद्रियां, मतलब उसकी काम शक्ति कहाँ पर आ जाती है? जननेंद्रिया में, मतलब जो जनन की इंद्रियां होती है उसमें उसकी काम शक्ति पाई जाती है। तो ये तीसरी अवस्था है फैलिक स्टेज यानी लैंगिक अवस्था। चौथी जो अवस्था बताई फ्रायड ने वो बताई है अदृश्य अवस्था। मतलब 5 वर्ष से 12 वर्ष का बच्चा जो होता है, यानी कौन सी चौथी स्टेज में जो बच्चा रहता है उसमें कौन सी अवस्था पाई जाती है? अदृश्य अवस्था। मतलब काम शक्ति इस अवस्था में अदृश्य हो जाती है। 5 वर्ष से 12 वर्ष तक बच्चे काम शक्ति से अदृश्य रहते हैं। मतलब उस अवस्था में उनकी काम शक्ति अदृश्य हो जाती है। जो 5वीं अवस्था बताई है वो जननेंद्रिय अवस्था बताई है, और ये फ्रायड के विकास की अंतिम अवस्था है। ठीक है, जो कब से चलती है? 12 वर्ष से लगाकर जब तक वो अपने बच्चों को पालन पोषण जन्म दे देता है वहाँ तक चलती रहती है। जो कौन सी अवस्था होती है? जननेंद्रिय अवस्था होती है। इसमें विपरीत लिंग संतानोत्पत्ति होती है, उसकी संतान की उत्पत्ति करता है, और वो जनेंद्रियों पर केंद्रित अवस्था रहती है। 12 वर्ष से लगाकर आगे जितनी भी अवस्था, जब तक उसकी संतान उत्पन्न नहीं होती है वहाँ जननेंद्रिय अवस्था होती है। तो हमने फ्रायड के सिद्धांत पढ़ा, कौन सा? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इसमें पहली मुख्य अवस्था, दूसरी गुदी अवस्था, तीसरी लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था की क्या है? 3 से 5 वर्ष तक। मुख्य अवस्था पहली अवस्था है जिसको हम कह सकते हैं जन्म से 18 माह तक चलती है। दूसरी गुदी अवस्था जो 18 माह से 3 वर्ष तक चलती है। तीसरी लैंगिक अवस्था जो 3 से 5 वर्ष तक चलती है। और अदृश्य अवस्था, चौथी अदृश्य अवस्था 5 से 12 वर्ष तक चलती है। जबकि 5वीं अवस्था जो होती है वो 12 वर्ष से शुरू होती है, और 12 वर्ष के बाद जब तक उसके बच्चे नहीं जन्म हो जाते, जब तक उसकी जननेंद्रियों के द्वारा वो मतलब क्या करता है, संतान की उत्पत्ति नहीं हो जाती है, तब तक वो अवस्था चलती रहती है। तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी? जननेंद्रिय अवस्था। तो ये फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत था। तो फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। पियाजे ने संज्ञानात्मक, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का। ये फ्रायड के ही शिष्य थे एरिक एरिक्सन, और इन्होंने काम शक्ति को महत्वपूर्ण नहीं माना। जिस प्रकार शक्ति ने हम बात करें, फ्रायड ने काम शक्ति को महत्वपूर्ण माना, परंतु एरिक एरिक्सन ने काम शक्ति को महत्वपूर्ण नहीं माना। एरिक एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत है? इनका सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। और वाइगोत्स्की में ने आप सबको पता है जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बच्चा किस प्रकार सीखता है, यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगला है बौद्धिक अवधारणा, इससे अधिक संबंधित है। बौद्धिक अवधारणा यानी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस जो होती है वो किससे संबंधित है? क्या यथार्थपूर्ण चिंतन से, सहज चिंतन से, तर्कसंगत चिंतन से, या भावात्मक चिंतन से? तो देखिएगा साथियों, हमने जो है अधिगम के अंतर्गत हम अधिगम के अनुक्षेत्र पढ़ते हैं। पहला होता है जो किसके द्वारा, पहली बात तो ये दिए किसके द्वारा दिया है? तो बी ए ब्लूम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बी एस ब्लूम जो थे इन्होंने
अधिगम के कितने क्षेत्र बताए? 3 प्रकार के क्षेत्र अधिगम के इन्होंने बताए हैं। कौन सा? ज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसमें बच्चा क्या क्या करता है? सोचना, विचारना, तर्क करना, वितर्क करना, ये सब कुछ चीज़ें ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। दूसरा, इसको हम देखिए कॉग्निटिव डोमेन भी बोल सकते हैं, यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र भी बोल सकते हैं। दूसरा इन्होंने बताया क्रियात्मक अनुक्षेत्र, जिसमें दौड़ना, चलना, कूदना, उतरना, नृत्य करना वगैरह ये सब कुछ चीज़ें क्रियात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती है। तीसरा जो होगा वो भावात्मक अनुक्षेत्र होगा या फिर भावात्मक चिंतन होगा। तो इसके अंतर्गत बच्चा क्या करता है? मतलब डरना, सहमना, उदासीन होता है, वो ईर्ष्या करना, सुख दुख बांटना। तो बौद्धिक अवधारणा जो होती है वो किससे संबंधित होती है? बौद्धिक अवधारणा भावनात्मक चिंतन यानी भावात्मक चिंतन से संबंधित होती है। तो ये हमने यहाँ पर भावात्मक चिंतन पढ़ा था। अगला प्रश्न है, रोरशा स्याही डब्बा परीक्षण निम्न में से बना होता है। देखिए, रोरशा स्याही डब्बा परीक्षण में स्याही के डब्बे लगे हुए 10 कार्ड होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रोरशा स्याही डब्बा परीक्षण में कार्ड कितने होते हैं? तो 10 कार्ड होते हैं। उनमें से 5 तो कैसे होते हैं? काले। काले यानी हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं? काले काले होते हैं 5 तो। और 5 कैसे होते हैं? 5 तो काले और सफ़ेद रंग के होते हैं। सबसे पहली बात तो कैसे होते हैं? 5 तो काले और सफ़ेद रंग के होते हैं, ठीक है। और 5 उनमें से दो में काले सफ़ेद और एक और लाल रंग। देखिए, 5 तो कौन से? एक तो काला और सफ़ेद रहता है रंग पाँच कार्ड में तो। और 2 कार्डों में कैसा रहता है? 2 कार्डों में रहता है काला, सफ़ेद और लाल। 2 कार्डों में कैसा रहता है? काला, सफ़ेद और लाल। और जो 3 कार्ड होते हैं ये विभिन्न रंग के बहुरंगी होते हैं, मतलब उसमें 10-15 कलर रहते हैं। तो 5 कार्ड में कितने कलर होते हैं? 2 कलर होते हैं। कौन कौन से 2 कलर? कौन कौन से? काले और सफ़ेद। 2 कार्डों में होते हैं लाल, काला और सफ़ेद। 2 कार्डों में कैसे? 5 में तो देखिए, 5 में तो हमने पढ़ा कि 2 रंग होते हैं। कौन कौन से? काला और सफ़ेद रंग। जबकि रोरशा स्याही डब्बा परीक्षण में 2 कार्डों पर कैसे रंग होते हैं? काला, लाल और सफ़ेद। काला, लाल और सफ़ेद। जबकि 3 कार्डों पे विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर है, रोरशा स्याही डब्बा परीक्षण निम्नलिखित में से बना होता है? किससे बना होता है? काले पत्ते और 5 रंगीन पत्ते से। 10 काले पत्ते और 5 रंगीन पत्ते से? बिल्कुल नहीं। हमने कितनी चर्चा की अभी? 5 तो होते हैं वो काले और सफ़ेद होते हैं, तो 10 तो होंगे ही नहीं। 10 काले और होंगे ही नहीं। अगला है 10 काले और 10 सफ़ेद। बिल्कुल नहीं। इसमें कितने? केवल 10 कार्ड होते हैं, तो 20 कहाँ से आ रहे हैं? अगला है 5 काले सफ़ेद और पत्ते और 5 रंगीन पत्ते। या फिर अगला है 10 बहुरंगी। तो 10 बहुरंगी तो होगी नहीं। इसमें जो हमारा सर्वाधिक निकट आंसर हो रहा है वो हो रहा है 5 तो काले होते हैं, 5 काले और सफ़ेद होते हैं, ठीक है। उसके अलावा 2 हमने पढ़े थे कि कौन कौन से होते हैं? सफ़ेद, काले और लाल। 2 कैसे होते हैं? सफ़ेद, काले और लाल। जबकि 3 पत्ते जो होते हैं वो बहुरंगी होते हैं। तो हमारा सर्वाधिक निकट आंसर कौन सा हो रहा है? 5 काले सफ़ेद पत्ते और 5 रंगीन पत्ते। तो रोरशा स्याही डब्बा परीक्षण ये है किससे संबंधित? ये बुद्धि से संबंधित, बुद्धि नहीं सॉरी, व्यक्तित्व से संबंधित आता है। व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत रोरशा स्याही डब्बा परीक्षण किया जाता है। तो हरमन रोरशा ने इस विधि का प्रतिपादन किया, जिसमें 10 कार्ड होते हैं। 10 कार्ड के अलावा अगर हम बात करें तो 5 कार्ड तो होते हैं काले और सफ़ेद रंग के, 2 कार्ड होते हैं लाल, काले और सफ़ेद रंग के, जबकि 3 कार्ड होते हैं बहुरंगी। तो यहाँ पर 10 कार्डों का उपयोग किया जाता है रोरशा स्याही डब्बा परीक्षण के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, जब असफलताओं के लिए बचपन के दौरान दंडित किया जाता है तो यह किसकी ओर ले जाता है? असफलताओं के दौरान बचपन में अगर बच्चा असफल हो रहा है तो उसको दंडित किया जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत, प्रोत्साहन के अंतर्गत, हट के अंतर्गत या फिर अधिगम विवशता के अंतर्गत। तो देखिएगा साथियों, अगर आप बच्चा असफल हो रहा है और उसको बार बार दंड दे रहे हैं तो वो उसकी अधिगम हेल्पलेसनेस हो जाएगी, यानी अधिगम के अंतर्गत विवश कर रहे हैं उस बच्चे को। या नकारात्मक पुनर्बलन नहीं आएगा। नकारात्मक पुनर्बलन आप सोच रहे होंगे, परंतु नकारात्मक पुनर्बलन नहीं आएगा। असफलताओं के लिए बचपन के दौरान की बात हो रही है। आप बच्चे को दंडित कर रहे हैं, यदि बच्चा बार बार असफल हो रहा है और आप उसको दंडित कर रहे हैं तो उसको अधिगम नहीं करने के लिए विवश कर रहे हैं, आप अधिगम के लिए विवश कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लर्न हेल्पलेसनेस। परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है क्योंकि यह निम्न पर प्रभाव डालता है। हमें भी पता है परिपक्वता किस प्रकार से अधिगम को प्रभावित करती है। यदि बच्चा परिपक्व नहीं होगा, उसके उम्र के अनुसार वो परिपक्व नहीं होगा, तो वो नहीं सीख पाएगा, वाकई में नहीं सीख पाता है। तो वो अधिगम को प्रभावित करती है क्योंकि निम्न पर प्रभाव डालता है। किस पर प्रभाव डालता है? प्रेरक कौशल पर यानी मोटर स्किल पर। दूसरा है रेडीनेस पर यानी तत्परता पर। अगला है संज्ञानात्मक क्षमताओं पर यानी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी पर, या फिर बोथ मोटर एंड कॉग्निटिव स्किल। देखिए, मोटर मतलब पहला और कॉग्निटिव मतलब तीसरा।
तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा, चौथा आंसर। यानी मतलब अगर बच्चा परिपक्व नहीं है और आप उस चीज़ को सिखा रहे हो, तो ना तो उसके अंतर्गत मोटर प्रेरक का विकास हो पाएगा यानी मोटर स्किल का, और ना ही कॉग्निटिव कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ का विकास वो हो पाएगा यानी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास भी नहीं होगा, और प्रेरक कौशल का विकास भी बच्चे के नहीं हो पाएगा जब अब वो परिपक्व है नहीं है और आप सिखा रहे हो। मतलब अधिगम का परिपक्वता से संबंध होता है, अधिगम का परिपक्वता से संबंध होता है। अगला प्रश्न है 25वां। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार प्रभावी मॉडलिंग के लिए 4 आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तो हम समझ रहे हैं, पर मॉडलिंग का सिद्धांत क्या होता है? तो हम बात करते हैं अल्बर्ट बांडुरा की। अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया अल्बर्ट बांडुरा ने। तो अल्बर्ट बांडुरा ने किन अवस्थाओं पर बल दिया, उनका अन्य नाम क्या क्या है? तो उसको मॉडलिंग का सिद्धांत भी कह सकते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कह सकते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कह सकते हैं हम उसको। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा। तो उन्होंने 4 आवश्यक शर्तें बताई, मतलब मॉडलिंग के लिए यानी अधिगम के लिए जो समाज से सीखता है बच्चा, तो वो प्रेक्षणात्मक अवलोकन करके सीखता है। तो उन्होंने 4 आवश्यक शर्तें बताई है, उनमें से 3 तो यहाँ पर दी गई है और चौथी कौन सी है इनमें से बताना है हमें। एक तो होती है ध्यान, अवधारण, प्रजनन, ये 3 शर्तें तो है, परंतु चौथी शर्त कौन सी होगी, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो चौथी अवस्था क्या स्थिति होगी, आकर्षण होगा, कल्पना होगी या फिर प्रेरणा होगी? तो बच्चे के लिए एक तो ध्यान जरूरी होता है, अवधारण जरूरी होता है यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसका, प्रजनन जरूरी होता है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कौन बता रहा है? अल्बर्ट बांडुरा बता रहा है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अल्बर्ट बांडुरा बता रहा है। तो 4 आवश्यक शर्तें होती है, 3 तो यहाँ पर दी गई है और एक होगी मोटिवेशन यानी प्रेरणा, या चाहे बच्चा आत्म मतलब स्वयं से प्रेरित हो या फिर बाह्य रूप से प्रेरित हो, परंतु प्रेरणा की जरूरत मॉडलिंग के सिद्धांत के लिए आवश्यक शर्त है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणा यानी मोटिवेशन। अगला शब्द है, अगला प्रश्न है सकारात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण निम्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सकारात्मक कक्षा संस्कृति मतलब क्लासरूम कैसा होना चाहिए? कल्चर से प्रेरित होना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए। तो उसके अंतर्गत क्या है? सामाजिक आवश्यकता की आवश्यकता होगी, भावात्मक आवश्यकता, मनोप्रेरणा की आवश्यकता या फिर संज्ञानात्मक। तो भावात्मक आवश्यकता यानी अभी हमने पढ़ा ना, भावात्मक आवश्यकता की जरूरत होती है, तो भावात्मक आवश्यकता के अंतर्गत आप मतलब भाव ग्रहण कर पाएंगे उस चीज़ का। तो सकारात्मक कक्षा संस्कृति की अगर हमें निर्माण करना है तो उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? भावात्मक आवश्यकता पर बल देंगे यानी भावात्मक के अंतर्गत यानी उनसे उनके सुख में, या फिर हम उदासीन है बच्चा तो क्यों है, वो डर रहा है तो क्यों डर रहा है, ये सभी प्रेम घृणा ये सभी भावात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत ही तो शामिल होती है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा कि उसको भावनात्मक रूप से अगर हम संस्कृति कक्षा में बहु संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं, तो कक्षा में सकारात्मक संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? भावात्मक रूप से बच्चों से जुड़ाव करना होगा। तभी हम भावनात्मक रूप से अगर जुड़ेंगे बच्चों से, तभी हम सकारात्मक कक्षा का निर्माण कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सफलता प्राप्त करने में असफलता के लिए एक सकारात्मक तर्क स्टाइल के रूप में वर्णित कर सकता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सफलता प्राप्त करने में असफलता के लिए एक सकारात्मक तर्क स्टाइल के रूप में वर्णित कर सकता है? कौन सा? वातावरणीय समस्या होगी, चिकित्सा और मनोविज्ञान कारण होगा, लेखन समस्या होगी, या फिर प्रभाव डालने के लिए प्रेरणा और रुचि का अभाव? तो सकारात्मक क्या है हमारा प्रश्न? निम्नलिखित में सफलता प्राप्त करने के लिए असफलता के लिए सकारात्मक तर्क स्टाइल, सकारात्मक यानी पॉजिटिव वे में अगर हम तर्क करना चाहते हैं, रीजनिंग करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए प्रभाव डालने के लिए प्रेरणा और रुचि का अभाव होगा, तो वो नहीं कर पाएंगे, हम सकारात्मक रूप से नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न कि कुछ माता पिता नियमों की व्याख्या नहीं करते हैं लेकिन बच्चों को किसी भी कीमत पर उनका पालन करने के लिए मजबूर करते हैं। माता पिता क्या करते हैं कि किसी चीज़ का क्या करते हैं? प्रश्न क्या है कि माता पिता कुछ नियमों की व्याख्या नहीं करते हैं, मतलब नियमों की व्याख्या नहीं करते हैं, परंतु किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को उसके पालन के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रकार की पेरेंटिंग को निम्न रूप में से किस में जाना जा सकता है? क्या अनुमोदक पेरेंटिंग के अंतर्गत आएगा, असम्मिलित पेरेंटिंग के अंतर्गत आएगा, आधिकारिक पेरेंटिंग के अंतर्गत आएगा, या फिर सत्तावादी पेरेंटिंग? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर बच्चे को पेरेंट मजबूर कर रहे हैं किसी चीज़ के करने के लिए, चाहे उनको नियम पता हो या ना हो, परंतु फिर भी पेरेंट मजबूर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए बच्चों को, तो वो सत्तावादी पेरेंटिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अधिकारवादी पेरेंटिंग नहीं होगा। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? सत्तावादी पेरेंटिंग, मतलब सत्ता, सर्व सत्ता स्थापित करना चाहता है पेरेंट, बच्चे के ऊपर दबाव डालना चाहता है, तो वो सत्तावादी पेरेंटिंग के अंतर्गत आ जाएगा।
अगला प्रश्न है 29वां कि विकास मानव विकास में अध्ययन इस अवधि को ध्यान में रखता है। किस अवधि को ध्यान में रखता है? गर्भाधान से किशोरावस्था तक। प्रश्न एक बार और पढ़िएगा। मानव विकास में अध्ययन इस अवधि को ध्यान में रखता है। मानव का विकास में अध्ययन यानी स्टडी यानी अधिगम किसको ध्यान में रखता है? किस अवधि को ध्यान में रखता है? गर्भाधान से किशोरावस्था का अध्ययन करता है बालक, या फिर जन्म से किशोरावस्था तक करता है, या फिर जन्म से मरण तक करता है, या फिर गर्भाधान से मृत्यु। तो देखिएगा साथियों, जब से बच्चे का बीजारोपण हुआ है यानी बच्चा जब से गर्भ में आया है तब से और वो मृत्यु पर्यंत सीखता रहता है। मतलब जब से गर्भ में आया है तब से लगाकर वो जब तक मृत्यु नहीं हो जाती उसकी तब तक सीखता रहता है। तो ये सिद्धांत क्या हो जाएगा कि मानव विकास में मतलब मानव के विकास में सीखना या फिर अध्ययन की अवधि कौन से ध्यान में रखना पड़ती है? तो जब तक बच्चा जन्म से पहले भी माँ के गर्भ में है तब से लगाकर मृत्यु पर्यंत वो सीखता रहता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये कैंसिल किया हुआ है पीईबी के द्वारा। तो देखिएगा साथियों, आज का ये प्रश्न सीरीज यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की प्रश्न सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। आज की प्रश्न सीरीज थोड़ी टेढ़ी ज़रूर है यानी थोड़ी लेवल के प्रश्न है, परंतु हमने इनको आसान बना दिया है। किसके माध्यम से? कि हमने इनके चारों ऑप्शन पर चर्चा की है और उसके अलावा भी हमने अच्छे तरीके से इसको प्रश्नों को समझा है, उसके बाद हल किया है। तो देखिएगा साथियों, ये प्रश्न सीरीज आपके रीट, एमपीटेट, सीटेट जितने भी टेट एग्जाम होती है उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। किसी एक पर्टिकुलर विषय या फिर किसी पर्टिकुलर टेट के लिए नहीं है, ये सभी की परीक्षाओं जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती है उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो अपने साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।